myself Megreji Huda, a member of Girls Islamic Organization गुजरात। GIO गुजरात की जानिब से मैं आज एक अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करती हूँ, मिस मोहसिना दादू, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच और कैंपस डायरेक्टर मखदूम इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम के नज़दीक इल्म क्या है, उसकी डेफिनेशन और मकसद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस्लाम में इल्म के बारे में कहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाज़िल किया तो पहला ही शब्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आई उसमें था इक़रा, यानी पढ़िए। कुछ और उनको नसीहत नहीं की गई और पहले ही ये कहा गया कि आप पढ़िए। तो उससे ही समझ में आता है कि कितना इल्म लेने के लिए यानी कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी दिगर जो सहाबा थे वो उनका काम ही क्या था, आकर उन्होंने पहले ही जो काम किया है वो तो यानी अच्छाइयों के बारे में, और जो दीन तो सरासर अच्छाई है, तो वही आकर उन्होंने पूरी सोसाइटी में जो पहले की यानी रीति रिवाज थे और पहले की जो सिस्टम बनी आ रही थी उसको अच्छी तरह से तब्दील, अल्लाह ताला की राह के मुताबिक तब्दील करने को सिखाया। तो वो पूरा जो एक चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो एक वही इल्म के थ्रू ही आया। और इल्म जो बात करें तो मैं ये कहूँगी कि ये जो हमने बाइफर्केशन किया है या दीनी इल्म या फिर कुरानी इल्म या जो भी दिगर साइंस है, तो बेसिकली एक पूरा इल्म होता है जो भी इंसान की भलाई के लिए काम आए, वो सारी चीज़ें इल्म हम कह सकते हैं। लेकिन इल्म के काइंड्स जैसे कहा गया भाई पुरानी इल्म वो हाईएस्ट लेवल का जो इल्म है वो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को दिया था और वहाँ से हमें उनको बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं या फिर हमें उनके ऊपर हिदायत लानी होती है, तो वो अलग बात है। लेकिन साइंटिफिक पहलू से हम देखें तो एक्सपर्टीज हमें चाहिए और वो जो भी यानी एक चीज़ की जो एक्सपर्टीज होती है वो दूसरे में काम नहीं आ सकती और इसी तरह से उसके अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स जैसे हुए। लेकिन इल्म तो वो है कि जो इंसान के अंदर ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, उसको सही और गलत में फर्क बताने के लिए जो काम आए चीज़, वही जो उसकी समझ पैदा होती है वही इल्म होता है। और ये जो है अल्लाह ताला ने कुरान में कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर एक फर्द के लिए फ़र्ज है, चाहे वो फिर मोमिना हो या मोमिन हो, चाहे फिर वो कोई भी मर्द हो या औरत हो। और हमें यानी इतना कहा गया है कि भाई जब आप इल्म की खोज में निकलते हो तो परिंदे आपके ऊपर साया करते हैं और जो दरिया की मछलियाँ होती है वो आपके लिए दुआएं करती हैं। तो यानी सोचिए कि अल्लाह ताला को कितना पसंद है वो। और इसी तरह से कहा गया है कि जो भी इल्म है वो इल्म वाला होता है और वो कभी भी इल्म न वाले के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके जहन चेंज हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि उसका बहुत इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने कुरान में भी दिया है और हमारे दीन में दिया है। आज के दौर में एजुकेटेड लोगों का रेशियो बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ ही ह्यूमन क्वालिटीज़ और मोरालिटी की गिरावट हो रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके रूट भी एजुकेशन में ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए हम बच्चों को अभी जिस तरह से क्वालिफाइड डिग्री ओरिएंटेड जो एजुकेशन हमने बच्चे को सिखाया है कि भाई वही दौड़ में आप लगे रहो, और उसमें ये हुआ है कि हमने वैल्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है। और इसीलिए हुआ है कि इंसान एजुकेटेड तो होता है, डिग्री वाला क्वालिफाइड होता है, लेकिन जो सही में एजुकेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर लाना चाहता है कि वो इंसान की तरह सोचे, वो जिस तरह से अपने में पसंद करता है वो सारी चीज़ें दूसरों के लिए भी पसंद करे, तो वो चीज़ें नहीं आई है उसमें। और उसी का ये है कि हमने अच्छे यानी क्वालिफाइड जनरेशन तो हमने पैदा की, लेकिन वैल्यू बेस्ड हमने बच्चे नहीं यानी दिए सोसाइटी को। और हम अगर उनको यही सिखाएं कि एजुकेशन में हम वैल्यू बेस्ड लाएं, स्किल बेस्ड कॉन्सेप्ट लाएं, ताकि वो सही में उसकी पर्सनालिटी निखर के आए और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कंट्री है, एक सही में अच्छा बिल्कुल खुशहाल और जस्टिफाई जिसको कर सके ऐसी सोसाइटी हमें मिले। आप
आपने जो पर्पस ऑफ एजुकेशन बताया, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी होती है? यानी टीचिंग सिस्टम बदलना चाहिए, सिलेबस को बदलना चाहिए, या एग्जामिनेशन मॉड्यूल को? टीचिंग सिस्टम भी बिल्कुल ज़रूरी है कि एक टीचर किस तरह से पढ़ाता है उसकी बहुत ही इम्पैक्ट एक बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो रहता है। 10-12 साल यानी बच्चा ऑलमोस्ट अभी तो 14 साल जितना स्कूल में रहता है। तो एक सोचिए कि टीचर उसकी जो भी मिलते हैं वो उसकी पर्सनालिटी में कितना ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो एक ये भी है कि हमें बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के साथ में टीचिंग कराएं, इस तरह से हम टीचर्स टीचिंग करा सकें, इस तरह से माहौल पैदा करें। दूसरी चीज़ें हैं कि सिलेबस के अंदर भी बहुत से अलग से तरीके होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वैल्यू बेस्ड भी बनानी चाहिए और साथ साथ में स्किल बेस्ड। यानी ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अगर नेक्स्ट कभी तो मीन्स हमारा जो बच्चा है वो आईटी में और इतना सर्च करता हुआ बच्चा है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमें जो सिखाना है वो तो वैल्यू के ऊपर ही काम करना है, वो आगे जाके इन्फॉर्मेशन तो ले सकता है। और साथ साथ में स्किल बेस्ड भी उसको बनाना चाहिए, उसके बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए स्कूल में और एक्सपीरियंसेस देने चाहिए ताकि वो जब बाहर निकले तो बिल्कुल तैयार होकर निकले। क्योंकि डिग्री होती है लेकिन जब इंटरव्यूज में जाते हैं बच्चे तो वहाँ पर उनकी पर्सनल यानी पूरे पता चल जाता है कि भाई कितना सही में गेन किया हुआ है, उसकी पर्सनालिटी कितनी बनी हुई है वो पता चल जाता है। तो एक स्किल बेस्ड पे काम करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, और उसके लिए असेसमेंट जो भी है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है, एग्जामिनेशंस में भी खाली ये ना हो कि खाली हम इस इंफॉर्मेशन चेंज करें। हमारे पेपर बनाने की जो स्टाइल है, जो हम कॉपी यानी एग्जामिनेशन पेपर बनाते हैं, वो भी ऐसे चीजें हम लेकर आए, या फिर एक ही तरीके का खाली नोट और पेन के ऊपर उसकी एग्जामिनेशन ना हो, बहुत से अलग से तरीके से हम उसकी एग्जामिनेशन ले सकें, प्रोजेक्ट बेस्ड ले सकें, रिसर्च बेस्ड ले सकें। तो उस तरह से भी हमें काम करना चाहिए। और दूसरी जैसे कहा असेसमेंट जब करते हैं बच्चे का, जब वो अपग्रेड होता है तो खाली और खाली मार्क्स के नहीं, लेकिन इस तरह से जहाँ पर उसने जो काम किया है, जितना उसको एक्सपोजर मिला है बाकी सारे फील्ड्स के अंदर, वो भी पूरा उसके असेसमेंट में उसकी चीज़ें पूरे एनुअल असेसमेंट में उसमें आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब मिलाकर हम काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह से वो असेसमेंट बिल्कुल अच्छा होगा बच्चे का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम युसरा शेख है और मैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। GIO गुजरात ने टीचर्स डे के मौके पर एक सीरीज़ शुरू की है। वो सीरीज़ का टॉपिक है पर्पस ऑफ एजुकेशन इन एवरी रिलीजन। इसीलिए हमने चंद एजुकेटेड और रिलीजियस एक्सपर्ट्स से इंटरव्यूज़ लिए हैं और ऐसे ही एक एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है राफिया अंसारी। राफिया अंसारी एक आलिमा है जिन्होंने अपना MA और BEd अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और ये शमा स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ वो टीचर्स की ट्रेनर भी हैं। आइए आज हम इस टॉपिक पे इनसे चंद सवालात करते हैं। तालीम की अहमियत क्या है इस्लाम में? जी, तो आपने चूँकि इस्लाम के पहलू से ही बात करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं उसी पहलू से बात करूँगी। सबसे पहले तो इल्म की अहमियत जो है इसी से अंदाज़ा हो जाता है हमें कि पहली वही में ही अल्लाह ताला ने जो है वो इल्म के बारे में बात की कि इंसान सीखे और सिखाए। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात आए जहाँ आपने इल्म के सीखने और सिखाने को बहुत ज़्यादा तरजीह दी। जैसा कि जंग बदर के मौके पर अगर देखा जाए, ये वाक़या सबको मालूम है कि मुखालिफ ग्रुप से जो कैदी आए थे हमारे पास, मुसलमानों के पास, उनसे अल्लाह के रसूल ने फ़िदिये के तौर पर इल्म को मांगा। उनसे कहा कि वो हमारे एक एक सहाबी को जो है वो पढ़ा दें। तो अल्लाह के रसूल ने हमेशा इस पर जो है बहुत फोकस किया है, सीखने और सिखाने पर। इसी तरीके से आपके जो भी सहाबा जानते थे इल्म या लिख सकते थे, आप उनको हमेशा इसके लिए मोटिवेट करते। उसके बाद जो उमवी दौर और अब्बासी दौर जो स्टार्ट हुआ है, उसमें इल्म वालों के लिए और इल्म देने वालों के लिए और इल्म लेने वालों के लिए हुकूमत की तरफ से अलग से वज़ाइफ मुकर्रर होते थे, उनको अलग से स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह के रसूल ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की हिदायत के ज़रिए हमेशा इस पर फोकस किया है। और कुरान की आयत ख़ुद बताती है कि क्या इल्म वाले और जो बेइल्म हैं वो बराबर हो सकते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इल्म पर जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, सीखने और सिखाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है।
अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम का एक मजहबी पहलू से तनकीदी जायज़ा अगर लेने की कोशिश करें तो आपके नज़दीक हमारे इस सिस्टम में किस किस्म की रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, करंट एजुकेशन सिस्टम? करंट एजुकेशन में देखिए, अगर रिफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, इस्लाह की बात करें, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले जो कदम हमें लेना चाहिए वो असल में जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि बच्चों ने अपने तालीम के मकसद को बहुत ज़्यादा महदूद कर लिया है। कि वो बच्चे जो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पूछो तो वो ये कहेंगे कि हमारा मकसद ये है कि हम ये बन जाएं और ख़ूब पैसे कमाएं, या फिर सोसाइटी में उनका नाम हो जाए, या फिर इसलिए कि उनके फैमिली के लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो असल मकसद है अल्लाह की पहचान, और जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो ख़ुद मोटिवेटेड हो इल्म को हासिल करने के लिए, इस चीज़ को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। कि बच्चे आजकल पढ़ते हैं तो मार्क्स हासिल करने के लिए, क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस है, पेरेंट्स भी इसी को अहमियत देते हैं और उसके साथ साथ कभी कभी टीचर्स भी इसी को अहमियत देते हैं, तो वो बच्चे भी फिर साथ साथ उसी दौड़ में लग जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लें। तो स्टूडेंट्स के लिए इस रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, और भी पेरेंट्स की तरफ से भी है कि उनका सपोर्ट जिस तरह से स्कूल को मिलना चाहिए। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बता सकती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के बाद उनको ये लगता है कि बच्चा हमने 100% जो है वो स्कूल को सौंप दिया है। अब स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सब कुछ पढ़ा दे, सिखा दे, लेकिन वो स्कूल और जो पेरेंट्स हैं उन दोनों के बीच की ये पार्टनरशिप है उस बच्चे के ग्रोथ में, कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें बच्चे को, उसको मोटिवेट करें। अगर वो नहीं कुछ कर पा रहा है, कहीं उसको चैलेंज फेस हो रहा है, तो उसकी फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट हो, ना कि उसको डांटा जाए या उसको जो है वो कंपेयर किया जाए बाकी बच्चों से। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो लीडिंग पोजीशन पे हैं स्कूल में, देखिए जो स्कूल जिस मकसद से बनी होती है वो मकसद जो है उन बच्चों के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। तो स्कूल के जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो लीडर्स हैं वो बच्चों को तालीम के मकसद से अगर आगाह करा दें और उनको तालीम हासिल करने के लिए इतना मोटिवेट कर दें कि बच्चों को फिर सेल्फ स्टडी करना या होमवर्क करके लेकर आना या फिर जो असाइनमेंट्स उनको दिए हैं ये करना उनको बोझ ना लगे, बल्कि उनको ये लगे कि ये मेरे इल्म को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि यही चीज़ मेरे फ्यूचर में काम आएगी। तो इस तरह के रिफॉर्मेशन की हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आज के ज़माने में एजुकेशन बस एक दौड़ हो गई है कि हर इंसान को चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लाऊं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल और फैमिली दोनों को एक साथ मिलके एक बच्चे की एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और आखिरी सवाल ये है कि अपने जो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो अभी आपने हमें बताया वो हासिल करने में क्या हर्डल्स हैं? क्या हमें टीचिंग सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, या क्या सिलेबस में या एग्जामिनेशन मॉड्यूल्स में कोई चेंजेस की ज़रूरत है? जी, आपने जिन चीज़ों को लिस्ट डाउन किया है, मैं समझती हूँ कि उन सभी चीज़ों में थोड़े से रिफॉर्म की ज़रूरत है। हर्डल्स तो एज सच नहीं है, लेकिन हम उसको बीइंग अ लीडर इन द स्कूल, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी लेती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है जिसके लिए मैं काम कर सकती हूँ। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ का अगर सर्वे करते हैं तो वहाँ मालूम होता है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है उनके यहाँ इस तरह का है कि जिसमें हर बच्चा, चाहे वो जिस स्किल में भी माहिर हो, वो उस एग्ज़ामिनेशन को पास कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है तो उसका असेसमेंट उस तरीके से लिया जाता है वहाँ पर। अगर कोई बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ करके अगर किसी चीज़ को क्रॉस कर सकता है तो उससे उस तरह का असेसमेंट दिया जाता है। मतलब लर्नर्स की अलग अलग एबिलिटीज़ के हिसाब से उनका असेसमेंट लिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि हर वो बच्चा जो अलग अलग इंटरेस्ट के साथ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ रहा है या अलग अलग स्किल्स के साथ, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ बैठा है, वो तमाम चीज़ें उसके पेपर में शामिल हो। और पेपर से ना सिर्फ ये कि बच्चा पेपर पेन से बस वो एग्ज़ाम दे रहा है, बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे असेसमेंट्स इस तरह के होते हैं जहाँ पर बच्चों को कुछ प्रेजेंट करना होता है या फिर कुछ करके दिखाना होता है। और ये एक्सपीरियंस है हमारा कि ये बच्चे ज़्यादा शौक से करते हैं, बजाय इसके कि वो पेपर में पढ़ कर आएँ और उसको बस पूरा जो है वो पेपर में लिख दें, क्योंकि हर बच्चा लिखने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसीलिए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को इस तरह से रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। आपने जहाँ टीचर ट्रेनिंग की बात की कि टीचिंग मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, तो हाँ, इसके लिए तो काफ़ी मेहनत हमारे टीचर्स करते हैं।
मतलब सिर्फ हमारे टीचर्स नहीं बल्कि जितने भी टीचर्स से मेरी आज तक मुलाकात हुई है वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं कि जो जो नई मेथड्स बच्चों के लिए टीचिंग के लिए आ रही हैं वो उसको अप्लाई करें अपने क्लासेस में। तो वो तो काम चल रहा है, लेकिन उसके लिए टीचर्स को थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो स्किल्स हैं, उनके जो टैलेंट्स हैं, उस हिसाब से अपने जो टीचिंग मेथड है उसको मॉडिफाई करके फिर उसको क्लासरूम में अगर लेकर जाया जाए तो एजुकेशन सिस्टम यहीं पर सुधर सकता है। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने असातिज़ा से जो है वो राब्ते में होते हैं। अगर वो उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमा देते हैं तालीम का तो फिर वो बच्चा एक लॉन्ग लास्टिंग लर्नर बन जाता है। वो अपने आखिरी वक्त तक जो है इल्म हासिल करने का जो उसका वो प्रोसेस है वो उसको छोड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तरह से राफ़िया अंसारी ने हमारे साथ ये बात शेयर की है कि इम्पोर्टेंस ना ही इस्लाम में ही नहीं सिर्फ, लेकिन हर रिलीजन में क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, और रिलीजन एंड एजुकेशन गो टुगेदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो इंटरव्यू सेशन था, ये जो टॉक थी वो इंटरेस्टिंग लगी हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।